नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में चुनावी रणभेरी बच चुकी है और आज एक साथ कई प्रत्याशियों ने नामांकन किया। नामांकन की भीड़ दिखाई दी, लेकिन एक सवाल जो हर किसी के जेहन को मथ रहा है वो ये है कि कांग्रेस ने अभी तक, हालांकि पहले चरण की जो नामांकन की अवधि है वो खत्म होने वाली है, महज 24 घंटों से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन कांग्रेस ने कई सीटों पर अभी तक अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है। और इसके साथ ही कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, आखिर कंफ्यूजन में कांग्रेस क्यों है, इस कदर कंफ्यूजन में। अगर उन सीटों की बात की जाए तो उसमें सबसे पहला नंबर पांकी का आ रहा है। पांकी में पूर्व विधायक बिट्टू सिंह, लाल सूरजनाथ शाहदेव जैसे लोग दावेदार हैं, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर पार्टी टिकट किसे देगी। वही हाल बरही में है। बरही में उमाशंकर अकेला है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उनका टिकट काटा जाएगा, क्योंकि उनके बाद और भी कई दावेदार हैं। कुछ यही तस्वीर कांके में भी दिखाई दे रही है। तो कुछ सीटों पर इस तरह से जो जिज कायम है उसे लेकर अभी तक एक कंफ्यूजन की स्थिति दिखाई दे रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी नॉमिनेशन होता है तो अच्छी खासी तैयारी होती है, सैकड़ों हजारों समर्थकों की भीड़ जुटाई जाती है। तो क्या मायने ये निकाले जाएं कि पहले से ही जिन प्रत्याशियों को टिकट देना है उन्हें कह दिया गया है और अंतिम घड़ी का इंतजार किया जा रहा है? क्या किसी विरोध की या विद्रोह की आशंका सता रही है? कई सारे सवाल सामने घूम रहे हैं। हालांकि ऐसी कुछ सीटें जेएमएम और बीजेपी के खाते में भी है। बीजेपी के खाते में जहां टुंडी सीट है, लेकिन वो दूसरे चरण में है, इसलिए उस पर बहुत ज्यादा सवाल नहीं खड़े हो रहे। इसी तरह जेएमएम के खाते में जामा सीट है, जहां लुइस मरांडी की बात चल रही थी, विरोध हो रहा है, तो वहां भी इंतजार किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से 25 तारीख नॉमिनेशन की अंतिम तिथि है, लेकिन अभी तक नाम जाहिर नहीं हुए हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। राकेश जी, देखिए, सबके जेहन में यह सवाल घूम रहा है कि आखिर पांकी, बरही, कांके जैसे सीटों पर, डाल्टनगंज जैसी अहम सीट पर अभी तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा क्यों नहीं हुई है? देखिए, जहां भी एक से ज्यादा प्रत्याशी हैं और किसी को टिकट देने से पार्टी में विरोध के स्वर उठ सकते हैं, उन सीटों को रोक कर रखा गया है। और स्ट्रैटेजी यह है कि बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर जो है वहां से उम्मीदवार की घोषणा होगी, ताकि विरोध के लिए समय न बचे या कोई बागी उम्मीदवार जो है वो वहां से पर्चा न भर दे। तो स्ट्रैटेजी ये बिल्कुल साफ है यहाँ पर, और उसी के तहत जो है कुछ उम्मीदवार जो है वो घोषित नहीं हुए हैं। आपने कांग्रेस के नाम बताए, जिसमें कि पाकी की सीट है, छतरपुर की सीट है, इसके अलावा डाल्टनगंज भंडरिया की सीट है, बरही की सीट है। ये पहले फेज की सीटों की हम बात कर रहे हैं। तो पहले फेज की एक बेहद महत्वपूर्ण सीट है आपको सरायकेला। वहां से जेएमएम ने भी अब तक आधिकारिक रूप से अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, तो ये भी एक सीट है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि करीब 5 सीटें तो ऐसे ही दिख रही हैं, जहां कि कल नॉमिनेशन का आखिरी डेट है और कल तक जो है प्रत्याशी को अपना नामांकन भरना है। मुझे लगता है कि जिन्हें भी टिकट देना है उनको कन्विंस कर दिया गया है, थ्रू फोन सूचना उन तक पहुंचा दी गई है और कई प्रत्याशियों ने जो है वो नामांकन भर दिया है सिर्फ सिंबल के बिना। तो जब सिंबल उनको मिलेगा तब जाकर वो सिंबल जमा करेंगे और पार्टी के प्रत्याशी हो जाएंगे। जैसे कि डाल्टनगंज भंडरिया से केएन त्रिपाठी नॉमिनेशन कर चुके हैं। तो एक बात ये हो सकती है कि वहां से उन्हें ही उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन इस बीच एक और नाम आ रहा है पूनम सिंह का, क्या उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा? इसी तरह से पाकी में देवेंद्र कुमार सिंह का नाम तो है ही, बिट्टू सिंह का, लेकिन साथ में जो है लाल सूरज का भी नाम आ रहा है, तो किसको मिलेगा? देखिए, जो बिट्टू सिंह है यहाँ से विधायक जो है वो रह चुके हैं अगर हम पाकी से बात करें तो, और ये सीट जो है विदेश सिंह की सीट रही है, यहाँ से वो कई बार जीते हैं। और जहाँ तक लाल सूरज की बात है, 2016 बाई इलेक्शन में वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार वो कांग्रेस से टिकट के दावेदार हैं। छतरपुर से राधा कृष्ण किशोर चूंकि कांग्रेस में शामिल हुए हैं तो उनको टिकट जा सकता है, एक संभावना ये है। लेकिन जो एक आधिकारिक घोषणा की बात होती है वो नहीं हुई है, अभी भी कयास ही लगाए जा रहे हैं। इसी तरह से सरायकेला सीट पर भी जो है अब तक उम्मीदवार की घोषणा जेएमएम नहीं कर सका है। अब वहां से कौन उम्मीदवार होंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से बीजेपी ने पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा की और विरोध हुआ, नेता पार्टी छोड़कर जो है वो बाहर निकले,
तो ये डर जो है बाकी पार्टियों को भी सता रही है, कांग्रेस जेएमएम को, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम उम्मीदवार घोषित करें और एक भगदड़ मच जाए या फिर बागी उम्मीदवार खड़े हो जाएं। तो बागी उम्मीदवारों से बचने के लिए लास्ट मोमेंट तक इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल, और कई जगह दिलचस्प समीकरण दिख रहे हैं। देखिए, लुइस मरांडी को काफी धूम धड़ाके के साथ जेएमएम में ज्वाइन कराया गया। उन्होंने भी बीजेपी को लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए लुइस मरांडी की तरफ से, जेएमएम की तरफ से भी सवाल उठाए गए कि भाई उनके नेता हैं, हमारी तरफ आ रहे हैं। लेकिन वहां सुनने में आ रहा है कि विरोध जेएमएम की जो स्थानीय इकाई है उनकी तरफ से किया जा रहा है और यही वजह है कि वहां टिकट नहीं मिल पाया। देखिए, जो जामा से जो खबरें आई वो यही आई कि लुइस मरांडी को लेकर वहां के जेएमएम कार्यकर्ता सहज नहीं हैं, और उन जेएमएम कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी अगर समझिए तो यहाँ से पहले दुर्गा सोरेन चुनाव लड़ते थे, फिर सीता सोरेन चुनाव लड़ रही थी। तो ऐसी परिस्थिति में जो वहाँ के कार्यकर्ता थे, जो जिन्होंने कि सपना देखा होगा कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो जब सीता सोरेन ने पार्टी छोड़ी तब उसके बाद जो है उनके सपने और जगह होंगे कि इस बार शायद उनका नंबर आ सकता है। लेकिन अब ऐसे में जबकि लुइस मरांडी का नाम आ रहा है तो वहां के कार्यकर्ताओं में एक नाराजगी देखने को मिल रही है, और मुझे लगता है कि जो जेएमएम है वहां कार्यकर्ताओं से बात जरूर कर रहा होगा, कोशिश कर रहा होगा कि मामले को शांत कराया जाए। हालांकि जामा में दूसरे फेज में इलेक्शन है तो अभी कुछ दिनों का वक्त है, लेकिन सरायकेला के लिए तो कल नामांकन की आखिरी तारीख है, वहां उम्मीदवार क्यों नहीं आ रहा है, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है वाकई में, क्योंकि अब 24 घंटों से भी कम वक्त बचा हुआ है। देखिए, नामांकन अमूमन 3 बजे से पहले बताया जाता है कि वहां समाहरणालय में जाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा देनी पड़ती है, वहां आवेदन दे दिया जाता है। लेकिन अब उस तरह से देखा जाए तो अब महज कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा क्या अंतिम क्षणों में पार्टी का सिंबल जो संभावित प्रत्याशी हैं उन्हें सौंपा जाएगा, क्या इस तरह से नॉमिनेशन दाखिल किया जाएगा, तो क्या ऐसे में विरोध दबा लिया जाएगा। देखिए, विरोध अगर होना है तो विरोध तो टिकट देने के बाद, घोषणा करने के बाद या नामांकन के बाद भी कार्यकर्ता और नेता दर्ज करा सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, एक बात कही जा रही थी कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी ने पहले ही लीड ले ली थी और कांग्रेस जेएमएम कई सीटों पर उन्होंने काफी देर से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की थी, लेकिन यहां तो आती होती दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए, उसमें क्या होगा कि अगर समय नहीं रहेगा तो कोई बागी उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा। एक्चुअली होता क्या है कि अभी जो हरियाणा का एक्सपीरियंस है कांग्रेस का, वो बहुत अच्छा नहीं है। वहां बागियों ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया है, तो इस बात का डर जो है वो कांग्रेस के अंदर है कि अगर हम तय समय से कुछ ज्यादा पहले उम्मीदवार घोषित कर देते हैं, जैसे अगर वो आज भी दिन में अगर उम्मीदवार घोषित कर देते तो जिन्हें बागी लड़ना है वो तैयार हो जाते। जिस तरह से जैसे ही आरजेडी ने छतरपुर की सीट छोड़ी, ममता भुइयां जो कि पलामू लोकसभा का चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़ी, वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर वहां से अब चुनाव लड़ रही हैं। चूंकि विश्रामपुर के सीट की घोषणा हो चुकी थी तो मतलब ये हुआ कि आरजेडी छतरपुर सीट नहीं लड़ेगी और ममता भुइयां को छतरपुर रिजर्व सीट से ही चुनाव लड़ना था जो एससी आरक्षित है, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी से नामांकन कर दिया। अब उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है, ये बात अलग है। लेकिन इसी डर से जो है कांग्रेस जो है ये कदम नहीं उठा रहा। वो कहते हैं ना उदय कि दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है, तो कांग्रेस के साथ वही बात है जो अभी उसने हरियाणा में झेला है, जहां की उनकी सरकार आने की बात हो रही थी, लेकिन जब टिकटों का बंटवारा हुआ और बागी निकलकर आ गए सामने, तो कई जगह तो जो ओरिजिनल कांग्रेस के प्रत्याशी दिए गए थे उनसे ज्यादा वोट बागियों ने ले आए। तो ये एक बात जो है इसका ध्यान रखते हुए कांग्रेस इंतजार कर रही है। इसलिए 21 उम्मीदवारों की तो उसने घोषणा कर दी जहां की कोई विवाद जैसी बात नहीं थी, लेकिन जिन सीटों पर भी जिच है, जहां पर एक से ज्यादा दावेदार हैं और मजबूत दावेदार हैं, और अगर डाल्टनगंज की बात करें तो केंद्र त्रिपाठी का विरोध हो रहा था क्योंकि उन्हें लोकसभा में भी मौका दिया गया था, तो कई दावेदार होंगे। ऐसे में कांग्रेस सोच रही होगी कि कई विरोधी ना खड़े हो जाएं। तो इसी तरह से पूर्व विधायक बिट्टू सिंह, उनको लेकर भी कई तरह के कयास लग रहे हैं, हालांकि उनकी दावेदारी सबसे मजबूत बताई जा रही है। और देखिए, इसके साथ साथ यहाँ उमाशंकर अकेला को अभी तक अकेला छोड़ दिया गया है, वहां वो दावेदार होंगे या फिर किसी और चेहरे को मौका दिया जाएगा, ये पता नहीं चल पा रहा।
छतरपुर सीट पर, और रांची राजधानी से सटा हुआ कांके सीट है, कांके सीट पर भी अभी तक कौन होगा उम्मीदवार अभी तक स्पष्ट नहीं है। और यही बात तो चौंकाने वाली है कि अब जबकि नामांकन में सिर्फ एक दिन बचा है, अब अगर मान लीजिए आज देर रात आप नाम की घोषणा कर भी देते हैं तो जिन्हें बागी बनना होगा तो वो कल सुबह भी बन जाएंगे, इतना तो उन लोगों ने भी माइंड मेकअप करके रखा होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप पहले घोषित कर देते हैं उम्मीदवार तो एक फायदा ये होता है कि कई बार आप उन्हें समझा पाने में कामयाब हो जाते हैं। जब मीरा मुंडा को पोटका से टिकट मिला तो वहां पर मेनका सरदार नाराज हुई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन फिर जो है वो मीरा मुंडा उनसे जाकर मिलती हैं, आदित्य साहू उनसे जाकर मिलते हैं और वो मान जाती हैं, वापस पार्टी में आ जाती हैं। तो दोनों पक्ष होता है, ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में देकर बच सकते हैं और पहले देकर फंस सकते हैं। पहले देकर अगर विरोध होता है तो कई बार आप जो है समझा बुझाकर बातों को मनवा भी लेते हैं। हालांकि देखिए अभी जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी में बीजेपी के बागी खड़े हो चुके हैं, वो चुनाव लड़ेंगे अभी तक की सूचना के अनुसार। तो इसी चीज से बचने के लिए जो है कांग्रेस की ये कोशिश रही है कि वो किसी भी हालत में जहां पर भी कुछ विवाद की गुंजाइश है उन सीटों को होल्ड पर रखे और बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर जो है वो प्रत्याशियों की घोषणा करे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो इंडिया ब्लॉक है उसमें कई प्रत्याशी तो नामों की घोषणा के बगैर ही नॉमिनेशन कर लिए। तो ऐसी परिस्थितियां तो हो सकता है जो कुछ उम्मीदवारों ने अभी तक नॉमिनेशन कर लिया है, उन्हें सिंबल नहीं मिला है, नाम की घोषणा नहीं हुई है, तो वो आगे जाकर हो जाएगी और फिर उन्हें सिंबल दे दिया जाएगा। तो यही हाल कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे में भी 2 सीटों का है। देखिए, एक बरहेट सीट है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं, और टुंडी सीट के बारे कहा जा रहा है कि आजसू दावेदारी कर रही है। वहीं बीजेपी में भी इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि आखिर किसे दी जाए सीट, ओबीसी समुदाय के प्रत्याशी को दी जाए या फिर अगड़े समुदाय के प्रत्याशी को दी जाए। रंजन जी, क्या लग रहा है? देखिए, जहां तक टुंडी की बात है, मुझे लगता है कि बीजेपी शायद किसी ब्राह्मण कैंडिडेट को जो है वहां से चुनाव लड़वा सकता है, मुझे इसकी संभावना दिखती है। अगर बीजेपी वहां से चुनाव लड़ता है तब, और अगर आजसू चुनाव लड़ता है तो कौन होंगे वहां से उम्मीदवार, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि टुंडी को लेकर बहुत सारे कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। कई लोगों ने यहां तक कहा कि वहां से जो है सुदेश महतो भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, और मुझे लगता है कि बीजेपी ऐसे वो सीट जो है आजसू को जाने नहीं देगा। अगर सुदेश महतो न लड़े तो वो सीट शायद बीजेपी खुद लड़े, और वहां पर चूंकि देखिए मोतीलाल महतो कैंडिडेट हैं, मथुरा महतो जो हैं वो खुद महतो कैंडिडेट हैं, तो 2 महतो कैंडिडेट वहां से उतर चुके हैं। तो एक जो दूसरी जाति है अगर उससे प्रत्याशी उतारा जाए तो फिर बाकी जातियों को गोलबंद करके जो है आप अपनी तरफ कर सकते हैं, और महतो वोटर्स में अगर बंटवारा हो जाता है तो उसका लाभ बीजेपी उठाना चाहेगी। उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ होगी अगर वो वहां से चुनाव लड़ती है तब, और अगर वहां से आजसू ही चुनाव लड़ता है तब फिर कौन सा प्रत्याशी आएगा ये बताना थोड़ा सा अभी मुश्किल है। तो चलिए, फिलहाल सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि कांग्रेस की सूची कब जारी होती है, क्योंकि वो पहले चरण की सीटों की सूची है और अभी तक कांग्रेस की तरफ से पहल नहीं की गई है। तो वाकई में क्या अब आज देर रात, क्योंकि उस दिन भी कांग्रेस की सूची लगभग रात के 12 बजे जारी की गई थी, तो क्या आज देर रात कांग्रेस की सूची जारी होगी या फिर ऐन वक्त पर जब नॉमिनेशन के लिए प्रत्याशी जाएंगे उसी वक्त उन्हें पार्टी का सिंबल दिया जाएगा, उन्हें घोषित प्रत्याशी बनाया जाएगा? इस बात का इंतजार रहेगा, हमें भी इस बात का बेसब्री से इंतजार रहेगा।